मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और हम लोग जो है कई लेक्चर से जो है विलयन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में आपको विस्तार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें हमने आपको नॉर्मलता बता दिया, मोलरता बता दिया, मोललता बता दिया, द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता बता दिया। और अगला आज हम लोग इसके पहले मैं लेक्चर वाले में बताया था कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। तो याद रखिए, इसके पहले वाले मैं लेक्चर में मैं बताया हूँ। और अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं, जिससे आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए। और एकदम बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताया हूँ और इसमें के 10 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। सवाल ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में। तो उसके पहले वाले लेक्चर में परिभाषा बताया था कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज अथवा मोल अंश के नाम से जानते हैं। जिसमें हमने सूत्र बताया था मोल प्रभाज बराबर विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। वह 72 ग्राम जल यानी H2O आपस में क्या है, मिले हैं। तो एथिल एल्कोहल व जल का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले एथिल एल्कोहल को देखते हैं, फिर जल को देखते हैं। तो देखेंगे कि एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान लिख सकते हैं या भार लिख सकते हैं। तो एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान लिखो चाहे भार लिख सकते हैं। द्रव्यमान कितना है, तो आप रहेंगे 72 ग्राम है, ठीक है। लगे हाथ इसका अणुभार भी निकाल लीजिए। तो एथिल एल्कोहल का अणुभार, तो एथिल एल्कोहल सूत्र है C2H5OH का अणुभार। देखिए इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। इस यौगिक में जितने तत्व के परमाणु सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करेंगे। तो 2 गुणे देखेंगे, कार्बन 2 था ना, तो 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन। हाइड्रोजन देखेंगे 5 यहाँ और 1 यहाँ है, तो 6 गुणे हाइड्रोजन लिख सकते हैं। 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन। ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 का परमाणु भार। अब देखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन 2 था, तो 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन। आप हाइड्रोजन देखिए, तो 5 यहाँ और 1 यहाँ, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन। ऑक्सीजन अकेले था, धन ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब आइए यहाँ से देखा जाए, परमाणु भार निकल कर आ रहा है। अणुभार बराबर, देखिए कार्बन का होता है 12, तो 2 गुणे, देखिए वो कार्बन का 12 वहां लिख दिया, तो 2 गुणे 12 हो जाएगा। धन 6 गुणे हाइड्रोजन का होता है 1, धन ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इनको देखिए 12 दूनी 24 और 24 36 और 30 में 16 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 46। और मात्रक होगा ग्राम प्रति मोल। अब एक काम करिए, जैसे देखिए एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान दिया है और भार दिया है, और एथिल एल्कोहल का आपने अणुभार को निकाल लिया, तो लगे हाथ इसके मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या यानी एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। देखिए एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर होगा भार बटे अणुभार। यहाँ भार की जगह द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान बटे क्या लिखोगे, अणुभार लिखोगे। तो इस तरह से देखेंगे, तो मोलों की संख्या को इसको हम किससे लिखते हैं, N1 स्मॉल n से लिख दे रहे हैं। स्मॉल n से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, या N1 कर देते हैं। ये एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या को N1 से लिख दीजिए और जल के लिए N2 लिख दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। N1 लिख देते हैं। N1 बराबर द्रव्यमान देखेंगे 72 है,
द्रव्यमान कितना है 72। एथिल अल्कोहल देखिएगा, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान देखो 92 है। यहाँ देखिए ये मिस्टेक हो जाता है, 92 ग्राम। और यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान हो जाएगा 92 और अणुभार है 46, और 46 में कितना होता है 92। इस तरह से N1 का मान आ गया 2, यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की जो संख्या हो गई वो 2। इसी प्रकार जैसे आपने एथिल अल्कोहल की कहानी अपनाई है, ऐसे आप जल की बात करते हैं तो लिखेंगे फिर जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना है 72 ग्राम है। अब इसका अणुभार निकाल लीजिए, जल का अणुभार, जल का अणुभार। और अणुभार में आप जानते हैं जल का सूत्र H2O होता है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार। और आप जानते हैं 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का 16, और 16 को मिल के कितना होता है 18 ग्राम प्रति मोल। हमने जल का निकाल दिया अणुभार। अब लगे हाथ क्या करिए, जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या को हम किसे लिखेंगे N2 से, और N2 बराबर इसको N1 से लिखेंगे, इसको N2 से। और सूत्र होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, या भार बटे अणुभार भी कर सकते हैं। तो द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे हो जाएगा अणुभार। और आप देख सकते हैं द्रव्यमान कितना है इसका, द्रव्यमान आपका दिया 72 और अणुभार कितना 18, तो 18 बटे 72 बटे 18 हो जाएगा 1872। और इसकी संख्या को N2 से लिख दिए। तो इस तरह से देखिए जल के मोलों की संख्या 4 आ गई, और एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितना हो गया 2, तो N2 का मान यहाँ 4 निकल रहा है। अब बात करते हैं करा कि दोनों का मोलर प्रभाव निकालिए। तो लिखेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव लिखेंगे। जिसका मोल प्रभाव क्या आएगा उसके मोलों की संख्या ऊपर होगी, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी। तो N1 बटे और क्या होगा कुल मोल प्रभाव। कुल मोल प्रभाव विलयन में 2 होते हैं, विलय और विलायक होते हैं, तो वो कुल मोल प्रभाव कितना हो जाएगा N1 प्लस क्या N2। और आप देख सकते हैं N1 का मान आप देखेंगे तो 2 है, तो 2 लिखिए, और फिर N1 का मान 2 लिखेंगे, N2 का मान 4 है, तो मान आ गया 2/6। आप काट देंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ गया, 2 एकम 2 2 3 6। और अगर आप भाग करना चाहेंगे तो 0 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये आपका मोल प्रभाव जाएगा। तो ये अल्कोहल का मोल प्रभाव जाएगा, यानी जिसका पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या ऊपर बटे उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में 2 होते हैं, एक 2 दिया, एक आपका एथिल अल्कोहल और एक क्या है जल है। तो दोनों में अगर एक का पूछेगा, एथिल अल्कोहल का पूछेगा तो उसके मोलों की संख्या के ऊपर और बटे दोनों का योग, दोनों के मोलों की संख्या का योग। इसी प्रकार मान लीजिए जल का बात करते हैं, तो जल का मोल प्रभाव, देखिए अब जल की बात हो रही है ना, तो जल के मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो जल के मोलों की संख्या को N2 माने हो, तो N2 बटे हो गया N1 प्लस N2। अब N2 का मान देखेंगे तो 4 है, बटे 2 धन यहाँ तो 4 होगा ही, तो 4 बटे कितना होगा 6, काट सकते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से भाग करेंगे तो 0.3 6 18, 3 6 18, बार यही आएगा, इसको लिख सकते हैं 6 और 7। तो एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे देखिए ये विलयन है, कहीं कहीं विलयन में 3 पदार्थ जो मिलेंगे, तो कहना मतलब जब 2 रहता है तो एक विलय होता है, दूसरा आपका विलायक होता है। इसमें देखेंगे 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और 72 ग्राम तो ये है ना इसमें, तो इसका मतलब यह है कि ये जो 92 ग्राम है ये मात्रा अधिक है तो ये विलायक हो गया, और ये 72 ग्राम की मात्रा कम है तो ये क्या हो गया विलय हो गया। तो सबसे पहले कह रहा कि ये घुले हुए हैं और आपस में घुलकर विलयन बनाते हैं, तो कह रहा एथिल अल्कोहल और जल का मोलर प्रभाव क्या होगा या मोलंस क्या होगा। तो बात करते हैं 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना दिया है 92 ग्राम। अब लगे हाथ एथिल अल्कोहल का क्या निकालोगे अणुभार, और अणुभार निकालने का तरीका बता दिया, 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन 5 और 1 6 हाइड्रोजन का 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार।
2 गुणे कार्बन का 12, यहाँ देखिए कार्बन का 12 दिया है, और 6 गुणे हाइड्रोजन का कितना दिया 1, तो 6 गुणे 1 है, धन ऑक्सीजन का कितना 16। ये आपको प्रश्न में दिया होगा 46 ग्राम प्रति मोल हो गया। अब इसके एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो द्रव्यमान बटा अणुभार, तब द्रव्यमान 92 दिया था और अणुभार 46 से भाग करेंगे 2 आ गया, तो इसको हमने इसके मोलों की संख्या को N1 से लिख दिया। अब जल का द्रव्यमान देखेंगे तो जल का द्रव्यमान 72 ग्राम दिया है, जल का अणुभार निकालेंगे तो 2 गुणे H2O है ना, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु बढ़ गया ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16, दोनों जुड़ देंगे 18 ग्राम प्रति मोल हो गया। और जल के मोलों की संख्या निकालोगे तो इसको हमने N2 से लिख दिया, और द्रव्यमान द्रव्यमान को 72 है और अणुभार आपका 18 भाग करेंगे 4 आ गया। अब कह रहा है कि दोनों का अलग अलग मोल प्रभाव निकालें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव जो होगा, एथिल अल्कोहल की बात होगी तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर बटे कुल मोलों की संख्या, तो एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितना था N1, तो N1 बटा N1 प्लस N2 कर दीजिएगा और इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और जब जल का मोल प्रभाव जाएगा तो जल के मोलों की संख्या को ऊपर और बटे कुल मोलों की संख्या को, यही तरीका है निकालने का। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ, और इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। 73 ग्राम HCl और 90 ग्राम जल आपस में घुले हैं तो करा विलेय तथा विलायक का मोल अंश क्या होगा। मोल अंश या मोल प्रभाव एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो 73 ग्राम, अब इसमें सबसे पहले जब विलेय और विलायक की बात किया है, ये नहीं कहा कि HCl व जल का अलग अलग मोल प्रभाव निकालिए। जब विलेय और विलायक की बात करेगा तो हम विलेय को ढूंढेंगे और विलायक को ढूंढेंगे। आप बताइए इन दोनों में कौन विलेय और कौन विलायक है। हमने आपको सिंपल बताया था कि जिसकी मात्रा कम होती है वही विलेय होता है। अब ये 73 ग्राम है, ये 90 ग्राम है, 73 ग्राम में Cl और 90 ग्राम जल है। आप बताइए कौन विलेय है। आप कोर्स कहेंगे कि भाई Cl भी आपका क्या है विलेय है, और 90 ग्राम क्या है जल जो है वो क्या है विलायक है। तो सबसे पहले विलेय की बात करते हैं। तो विलेय यानी विलेय का नाम है HCl, और HCl का द्रव्यमान, HCl का द्रव्यमान लिखिए या भार लिखिए। HCl का द्रव्यमान कितना दिया है, आप कहेंगे 73 ग्राम है, 73 ग्राम है भाई। चलिए अब क्या करिए, इसका अनुभार भी निकाल लीजिए लगे हाथ। तो विलेय का अनुभार, विलेय का नाम जान ही रहे हैं HCl है, विलेय HCl का अनुभार, HCl का अनुभार, अनुभार क्या होता है, इसमें जितने तत्व होंगे तत्वों के परमाणु उन सबका, उनके परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, H + Cl का परमाणु भार, का परमाणु भार। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं अणुभार बराबर, इस तरह से अणुभार बराबर क्या होगा, H का परमाणु भार देखेंगे 1 है और Cl का परमाणु भार कितना है 35.5 है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 36.5, और मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल होगा। ठीक है, अब बताइए जब इसका द्रव्यमान आपको पता है और भार आपने निकाल लिया तो लगे हाथ मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब याद रखिएगा विलेय की बात किया है तो विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं, और विलायक में सूत्र में लिखवाए हैं विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं। अगर यहाँ विलेय और विलायक की बात नहीं करता तो पहले वाले के मोलों की संख्या को हम N1 से लिख देते, और दूसरे वाले के मोलों की संख्या को हम किससे लिखते हैं N2, जो इसके पहले वाले सवाल में मैं किया हूँ। लेकिन विलेय और विलायक की बात किया तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय कम होता है तो उसके मोलों की संख्या को स्मॉल n1 से, और विलायक अधिक होता है तो उसके मोलों की संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं। आइए विलेय के मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अणुभार, और भार आप देखेंगे कितना है 73, और अणुभार कितना है 36.5। इसको क्या करेंगे दशमलव खत्म करना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, ऊपर हो गया 730, नीचे हो जाएगा 365, और 365 दूनी 730। इस तरह से आप देख सकते हैं कि n का मान आ गया 2, यानी कर सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या आ गया 2। अब बात करते हैं विलायक, विलायक का नाम है जल। तो विलायक क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूँ जल, जल का
द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान देख सकते हैं कितना है, 90 ग्राम है, 90 ग्राम है। अब इसका लगे हाथ क्या करिए, और भार निकाल लीजिए। तो लिखेंगे विलायक का अनुभार, और विलायक यानी आपका जल है, और जल का सूत्र होता है H2O। H2O का जब अनुभार निकालते हैं तो इस H2O में जितने तत्वों के परमाणु हैं सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग करते हैं। 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार। और आप जानते हैं कि 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन देखिएगा 1 है, आधा ऑक्सीजन का 16 है, और 16 दिन मिलकर कितना हो गया, 18 ग्राम प्रति मोल। तो आपने क्या किया कि इसका भी अनुभार निकाल लिया। जैसे आपने क्या किया, इसका द्रव्यमान दिया था, इसका आपने अनुभार निकालना, लगे हाथ मोलों की संख्या निकाल लिया। इसी प्रकार इसका द्रव्यमान दिया है, इसका अनुभार आपने निकाला, अब लगे हाथ मोलों की संख्या निकाल लो। तो विलायक के मोलों की संख्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या हमने आपको बताया था कैपिटल एन से लिखेंगे, और कैपिटल एन बराबर यही सूत्र लगेगा, भार बटे अनुभार। तो भार का मतलब कितना, 90, और अनुभार कितना, 18। तो भार बटे अनुभार या द्रव्यमान बटे अनुभार कहेंगे, और 18 पचे क्या होगा, 18 पचे 90। इस तरह से विलायक के मोलों की संख्या को मान करेंगे 5। अब अलग अलग मोल प्रभाज निकालना है, तो जो सूत्र आपको बताया था कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज है विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश बराबर, विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यानी जब विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलेय का मोल अंश निकालेगा, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और इसी प्रकार अब इस यहाँ देख सकते हैं स्मॉल एन का मान 2 दिया है, और स्मॉल एन का मान 2 रखेंगे, कैपिटल एन का मान 5, तो 2 बटे हो जाएगा 7। ये आपका आंसर आ गया। भाग करना चाहेंगे तो भाग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए विलायक का निकाल लेते हैं। तो विलायक का मूल अंश, विलायक का मूल अंश बराबर, यहाँ क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या, यानी पहले विलायक का लिखेंगे, फिर विलेय प्लस विलायक का लिखेंगे, और इसका मान दिया 5, कैपिटल एन का मान 5 है, और 2 स्मॉल एन का मान तो 2 है, और कैपिटल एन का मान 5 है, और इस तरह से देखेंगे तो 5 बटे हो जाएगा 7। तो ये आपका आंसर जो है ये कंप्लीट होता है। भाग करना चाहेंगे तो भाग भी करके लगा सकते हैं, ये दशमलव में आ जाएगा। इतना ही छोड़ देंगे तभी आप पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, जब विलेय और विलायक की बात करेगा तो उसके मूलों की संख्या को, विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल एन से, विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल एन से। लेकिन जब कहेगा विलेय और विलायक का नाम नहीं देगा, 2 पदार्थ उसमें दिख रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, पहला जो पदार्थ होगा उसके मोलों की संख्या को स्मॉल n1 से लिख दीजिएगा, दूसरा पदार्थ होगा तो उसको n2 से लिख दीजिएगा। कोई और पदार्थ है तो उसके मोलों की संख्या को किसे लिखेंगे, n3 से लिख देंगे। अभी मैं जस्ट इसके बाद जो है उसी प्रकार का मैं बताता हूँ कि किसी विलयन में अगर 3 पदार्थ अगर मिक्स हैं तो उसका मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे आप। अब आपके सामने देखिए मैं तीसरा प्रश्न लिखा हूँ, और आई होप कि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके पहले वाले जो भी सवाल थे उसमें 2 ही पदार्थ दिख रहे थे, इसमें एक तीसरा पदार्थ आ गया। तो हमने आपको बताया कि जब 2 पदार्थ होंगे तो अगर विलेय और विलायक की बात करेगा तो उसका विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से। लेकिन जब विलेय और विलायक की नहीं बात करेगा तो पहले पदार्थ के मोलों की संख्या को स्मॉल n1 से और दूसरे के मोलों की संख्या को n2 से। अब इसमें देखिएगा द्रव्यमान के अनुसार एक विलयन है, और द्रव्यमान के अनुसार इसमें 3 पदार्थ हैं, जैसे जल है, एथेनॉल है, और 50% एसिटिक अम्ल है, ये 3 पदार्थ हैं। तो अब कहना मतलब अब इसको आप इसमें किसको विलेय ढूंढेंगे और किसको विलायक ढूंढेंगे। इससे बेटर यह है कि जब 3 पदार्थ हैं तो पहले के मोलों की संख्या को n1 से, दूसरे के मोलों की संख्या को n2 से, और तीसरे के मोलों की संख्या को n3 से। अगर एक आध पदार्थ और होता तो उसके मोलों की संख्या को n4 से लिखते। बस ये याद रखेंगे, मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे अणुभार। तो आइए बात करते हैं बिना समय गंवाए, और देखिएगा विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल, 25% एथेनॉल और 50% एसिटिक अम्ल है।
अगर इन चारों को मिला दिया जाए 25 25 50 और 50 50 मिलके 100, इसका मतलब वो बिलियन 100% था। क्या था? 100%। तो इसका मतलब यह है कि अगर 100 बिलियन का द्रव्यमान मान लेते हैं 100 ग्राम था, क्या था? 100 ग्राम। तो द्रव्यमान के अनुसार 25 ग्राम, इसका मतलब क्या? 25 ग्राम आपका जल है और 25% मतलब एथेनॉल है, इसका मतलब 25 ग्राम एथेनॉल है और 50% दिया है आपका एसिटिक अम्ल, इसका मतलब 50 ग्राम एसिटिक अम्ल है। तो लिखेंगे माना हुआ बिलियन 100 ग्राम था, माना बिलियन 100 ग्राम है, माना हुआ बिलियन कितना है? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में 25% जल का मतलब ये है कि माने 25 ग्राम जल है, तो लिखेंगे जल, जल का सूत्र आप जाने रहे हैं, इसको जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान देख से 25% मतलब ये हो गया कि 25 ग्राम, या लिख सकते हैं 25 ग्राम, इसको लिखिएगा, ये ग्राम में हो गया, ये ग्राम हो गया। अब इसका अनुभाग निकाल लीजिए, तो जल का अनुभाग यानी H2O का अनुभाग निकालने का तरीका आपको बताया है। अनुभाग बराबर 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो 2 गुणा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का तो आप जान ही रहे कौन होता है? ऑक्सीजन का 16, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया? 18, और मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। इसके आगे बढ़ते हैं, यह अनुभाग हो गया। इसके मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या देखेंगे, जल के मोलों की संख्या को हमने आपको बताया था, इस मान M1 से लिख दीजिएगा। द्रव्यमान बटे अनुभाग, द्रव्यमान आपका 25 है और अनुभाग कितना है? 18 है, यानी 25 बटे 18 हो गया, ये N1 का मान आ गया। इसी तरह कहानी बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल की बात करें, और एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, और एथेनॉल का जो भार कहिए या द्रव्यमान, एथेनॉल का द्रव्यमान देख सकते हैं कितना है? पर एथेनॉल भी 2% है, 25%, तो 25% मतलब क्या हो गया? 25 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये 25% का आपका जल था, इसका मतलब 25 ग्राम, तो 100 ग्राम में बिलियन था, 100 में 25% जल है, इसका मतलब 25 ग्राम जल है। 100 में 25% आपका एल्कोहल था, इसका मतलब 25 ग्राम एल्कोहल में सर क्या है? शराब। और अब इसकी बात करते हैं तो तुरंत इसका अनुभाग निकाल लीजिए, एथेनॉल का अनुभाग, एथेनॉल का अनुभाग निकालिए। और अनुभाग अभी इसके पहले वाले सवाल में मैं बताया था, फिर समझ लीजिए। 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन हाइड्रोजन, देखिए तो 5 और 1 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार, और 2 गुणे कार्बन का देख सकते हैं, कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 है, तो 2 गुणे यहाँ 12 लिखिएगा, धन 6 गुणे हाइड्रोजन का देख सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 है तो वहाँ लिखेंगे, धन ऑक्सीजन का 16 है, और एक दोनों कार्बन 24 24 36, ये 46 हो जाएगा, 46 ग्राम प्रति मोल। तो लगे हाथ, एथेनॉल के मोलों की संख्या निकालिए। एथेनॉल के मोलों की संख्या, तो देखेंगे इसके जब मोलों की संख्या निकालोगे, पहले को N1 से दूसरे को N2, दूसरे को क्या लिखेंगे? N2 से, और सूत्रों का भार बटे अनुभाग, और भार कितना है? 25, और अनुभाग कितना था? 46। इस तरह से ये भी निकल गया, N2 भी निकाल दिए। अब बात करते हैं 50% एसिटिक अम्ल है, तो आइए एसिटिक अम्ल की बात, तीसरे पदार्थ की बात करते हैं। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH का द्रव्यमान बराबर देखेंगे 50% है, तो 50% मतलब क्या हो जाएगा? 50 ग्राम, बराबर यहाँ लिख सकते हैं 50 ग्राम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि इसका द्रव्यमान आपने निकाल लिया, तो लगे हाथ जैसे द्रव्यमान के बाद अनुभाग निकाले, तो यहाँ भी निकाले, द्रव्यमान के बाद यहाँ भी अनुभाग निकाले, तो लाओ यहाँ भी अनुभाग निकाल लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल का अनुभाग
लिखेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे? तो गिनिए कितने कार्बन है, गिन लीजिए। कार्बन से गिन सकते हैं 1 2 2 कार्बन है तो 2 गुणे कार्बन लिखेंगे। धन हाइड्रोजन गिनिए तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ और 1 हाइड्रोजन है यहाँ, तो 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 गुणे हाइड्रोजन, 4 गुणे हाइड्रोजन लिख देंगे। और ऑक्सीजनों गिन लीजिए, ऑक्सीजन एक मिल के 2 को, तो 2 गुणे ऑक्सीजन। इस तरह से आप लिखेंगे। आप परमाणु, हाँ तरीका समझिएगा। कार्बन जो है गिन लीजिए, एक तो यहाँ 2 गुणे कार्बन होगा, प्लस हाइड्रोजन गिनिए 3 और 1 4, 4 गुणे हाइड्रोजन हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन था 2 गुणे ऑक्सीजन हो गया का परमाणु भार। और आपके सामने सब एक भरोसा गया है, केवल उठा कर रखना। जैसे आप बफर सिस्टम में जाते हैं, शादी विवाह में आप जाते ही होंगे, तो आप जाते हैं तो सब आपके सामने परोसा रहता है और आपको करना क्या है, आप थाली उठाते हैं, अपना सलाद वगैरह लेने के बाद चल देते हैं और जो आपको पसंद आता है वो क्या करते हैं, अपने थाली में आप रखते जाते हैं और उसको बड़े चाव से कहीं किनारे जाकर खाने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में आप चाहते हैं कि जब मैं खा रहा हूँ तो कोई देखे ना, ताकि आराम से प्रेम से मैं खा सकूँ। ठीक है, ये सोच होता है लोगों का। और हम लोग को जानते ही, हम लोग जहाँ रहते हैं तो भाई हम लोग तो उजागर रहते हैं, कहीं भी रहेंगे तो हम लोग को दिखाई दे देते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, तो आइए ये बात करते हैं। ये सब परोसा गया, परोसने का मतलब कार्बन देखिए कितना है, तो आप देख सकते हैं 2 गुणे कार्बन का है 12 है, 4 गुणे हाइड्रोजन का 1 है और धन 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 है। इस तरह से देखिए 12 गुणे 24 और 4 कितना होगा, 24 और 28 और 16 गुणे 32 और 32 28 कितना हो जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। 60 ग्राम प्रति मोल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके मोलों की लगे हाथ, इसमें भी मोलों की संख्या, अरे है यहाँ मोलों की संख्या N1 है, इनके मोलों की संख्या N2 है, तो इनके मोलों की संख्या क्या लिखेंगे N3। तो एसिटिक अम्ल के एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या को हमने N3 से लिख दिया और N3 बराबर क्या होगा, भाग आपका 50 दिया और भाग कितना दिया 60। इसको आप चाहेंगे तो 0 0 काट भी सकते हैं, ये 0 0 काट देंगे कितना आ जाएगा 5/6। अब देखिएगा, अब अलग अलग करा प्रत्येक घटक का मोलर प्रभाज निकालना है। तो एक बार इनके मोलर प्रभाज, एक बार इनके मोलर प्रभाज और एक बार इनका मोलर प्रभाज। तो पहले हम जल का निकालते हैं, पहले ऊपर जल है ना, तो जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज या मोलर प्रभाज, जल का मोलर प्रभाज, जल का मोलर प्रभाज बराबर देखेंगे। जब जल का मोलर प्रभाज निकालिएगा तो जल के मोलों की संख्या को ऊपर और बाकी टोटल नीचे N1 प्लस, और इस मिलियन में 3 पदार्थ थे ना, हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, ये जल का होगा। अच्छा, जिसका पूछेगा उसके मोलों की संख्या के ऊपर आप शेष जो नीचे सबको जोड़ दीजिएगा, ये जल का हो गया। इसी प्रकार हम एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का निकालेंगे क्या होगा, एथेनॉल का मोल प्रभाज या मोलर प्रभाज, मोलर प्रभाज बराबर। अब एथेनॉल के मोलों की संख्या के ऊपर, अब एथेनॉल की मोलों की संख्या क्या है N2 और N2 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। इसी प्रकार क्या निकालेंगे एसिटिक अम्ल का, तो जब एसिटिक अम्ल का निकालेंगे आप, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज, अम्ल का मोल प्रभाज बराबर था। अब इसके मोलों की संख्या के ऊपर, तो इसके मोलों की संख्या को N3 से लिखेंगे और N3 बराबर N3 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। तो समझने के एक बार और प्रयास करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में आते हैं। पहली बात देखिएगा, एक बिलियन है, बिलियन के द्रव्यमान के अनुसार 25% जल, 25% एथेनॉल और 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित हो तो करा प्रत्येक घटक के मोलर प्रभाज की गणना, यानी प्रत्येक घटक बने इसमें 3 पदार्थ थे तो तीनों का अलग अलग मोलर प्रभाज निकालना है। तो मान लेते हैं कि मानव और बिलियन कितना ग्राम था, 100 ग्राम था। तो 100 ग्राम में अब बताइए जल का जो मात्रा है 25% है, इसका मतलब 25 ग्राम है, और जल का उदाहरण कितना होता है 18, और मोलों की संख्या को N1 से लिखेंगे और भार बटा भार, भार का 25 था और भार 18 था, भाग कर देंगे। एथेनॉल का निकालेंगे, एथेनॉल का द्रव्यमान के अनुसार 25% था, 25% मतलब 25 ग्राम था, और एथेनॉल का भार कैसे निकालोगे, एथेनॉल का सूत्र होता है क्या C2H5OH, तो 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार
धन 5 और 1 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार। इस तरह से 46 आ गया। इथेनॉल की मोल संख्या निकालेंगे, N2 से लिखेंगे 53/अणुभार और द्रव्यमान 25 है, अणुभार आपका 46 है। आइए एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 50% है। 50% मतलब 50 ग्राम है। अब एसिटिक अम्ल का अणुभार वाले हाथ निकाल लीजिए। कार्बन देखिए ये 1 हो 2 हो तो 2 गुणे कार्बन हो गया, और ये हाइड्रोजन 3 और 1 4 गुणे हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन का 2 गुणे ऑक्सीजन। इस तरह से हमने 60 ग्राम प्रति मोल निकाल दिया। अब एसिटिक अम्ल के गोलोक संख्या को हम N3 से, पहले के गोलोक संख्या को N1 से, दूसरे गोलोक संख्या को N2 से, तीसरे गोलोक संख्या को N3 से। अब प्रत्येक घटक का मोलर प्रभाव निकालना है। तो जल का मोलर प्रभाव बराबर, तो जिसका मोलर प्रभाव कहेगा उसके मोलक संख्या को ऊपर आप बटे विलेन में उपस्थित कुल मोलक संख्या। ऐसे एथेनॉल की बात करेगा तो एथेनॉल की मोलक संख्या को ऊपर और बटे विलेन में उपस्थित कुल मोलक संख्या, तीनों का योग कर देंगे। एसिटिक अम्ल की बात करेगा तो एसिटिक अम्ल का ऊपर और बाकी तीनों का योग कर देंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपका काम ये है कि N1 का मान आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 25/18, यहाँ 25/18 रखेंगे, N1 बटे फिर 25/18 धन N2 का मान देखिए 25/46 रखिएगा, धन N3 का मान 5/6, और ये लौसा लेके आपको सरल करना, भाग करना है। यही काम यहाँ भी करना और यही काम यहाँ भी करना है। तो आई होप इतना आप कर सकते हैं। और अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स लिख दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों का मनोबल और बनेगा और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है ऐसे ही उपलब्ध कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।